Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shokat Mir. As you all know that I have already conveyed that I'll be bringing a mock test of whole syllabus again, and this is the third mock test that I have bought for whole of the syllabus of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. और बेटा इसमें करेंगे हम 80 क्वेश्चंस। इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर थोड़ा सा मैंने लेवल हाई करके डाला है, इंग्लिश आपकी मॉडरेट है, कंप्यूटर आपका थोड़ा सा लेवल हाई किया और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी आपका मॉडरेट टाइप्स रहेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और आंसर की देखने के लिए आपको यूट्यूब जो है वो यूट्यूब पर इसका वीडियो देखना ही देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओडासिटी। बेटा बताइए ओडासिटी का साइनोनियम क्या आता है? कवर्डिस, प्लेफुल, माइल्डनेस या बोल्डनेस? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बोल्डनेस, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बोल्डनेस, बोल्डनेस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सिमिलर वर्ड बताना है एक्रीमनी का। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन एक्रीमनी। एक्रीमनी का सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है। मतलब आपने साइनोनियम बताना है एक्रीमनी का। एक्रीमनी का साइनोनियम क्या है जी? बिटरनेस है, डलनेस है, हाईनेस है या रेयर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिटरनेस। बिटरनेस जो है वो एक्रीमनी का क्या है? एक्रीमनी का साइनोनियम है या सिमिलर वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, साइनोनियम ऑफ हेरेटिक। हेरेटिक का साइनोनियम बताना है बेटा, हेरेटिक का साइनोनियम बताना है, ठीक है। हेरेटिक का साइनोनियम बताना है। हेरेटिक का साइनोनियम पॉम्पस आ जाता है, एरोगेंट आ जाता है, सेक्युलरिस्ट आ जाता है या डेंजरस आ जाता है? तो इसका साइनोनियम क्या आ जाता है हमारे पास हेरेटिक का? सेक्युलरिस्ट, सेक्युलरिस्ट, ठीक है। सेक्युलरिस्ट इसका आ जाता है हमारे पास साइनोनियम। नेक्स्ट है जोवियल। जोवियल का एंटोनियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, जोवियल का एंटोनियम बताइए जी। जोवियल का एंटोनियम क्या होता है? जिज्यून, सॉलमन, चीरफुल या जेडेड? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉलमन। सॉलमन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें एंटोनियम बताना है ल्यूनेसी का। आपने ये वर्ड मुझे लगता है सुना भी होगा, बाज लोगों ने सुना भी होगा ये वर्ड ल्यूनेसी। पागलपन को कहते हैं ना, थोड़ा सा जो पागल इंसान होता है उसको लुनेटिक कहा जाता है ना। तो ल्यूनेसी जो है पागलपन को कहा जाता है। तो हम ल्यूनेसी का एंटोनियम क्या आएगा? ल्यूनेसी का एंटोनियम क्या बन जाएगा? नॉर्मल आदमी जो होगा है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? नॉर्मल सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सॉसी का एंटोनियम बताओ। सॉसी का एंटोनियम बताओ, ठीक है जी। सॉसी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सॉसी का आपने बताना है इसमें एंटोनियम, ठीक है। सॉसी का एंटोनियम क्या आ जाएगा? टार्निश, डेरिसिव, डोसाइल और मॉडेस्ट? तो सॉसी, सॉसी का एंटोनिम आपके पास आ जाएगा मॉडेस्ट, ठीक है जी। मॉडेस्ट आ जाएगा आपका सॉसी का एंटोनिम इसमें, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, टेंसिस से क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेंसिस से। यहां आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने चूज करके टेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। या फिर सेंटेंस को करेक्ट टेंस की फॉर्म देनी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। दिस सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 ईयर। अब बताइए जी वर्क को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें? वर्क्स लिखेंगे या फिर हैज बीन वर्किंग लिखेंगे या इज वर्किंग लिखेंगे या फिर डज वर्क लिखेंगे? बताइए जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैज बीन वर्किंग। दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डैश यू कम लेट एवरी डे? बताइए जी, व्हाई डैश यू कम लेट एवरी डे? डू यू कम, डिड यू कम, हैव यू कम या डिड यू कम? ये डिड यू कम मेरे ख्याल से 2 बार हो गया, डिड यू कम, डिड यू कम। खैर छोड़िए, ये दोनों में से तो एक भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डू यू कम। वाई डू यू कम लेट, लेट एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी टेंसेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये भी टेंसेस से ही रिलेटेड है। चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश।
Charles dash his father in the shop until school dash. Is helping his father in the shop until school starts. Helped his father until school was starting. Was helping his father until school will start. Has helped his father until school is starting. तो बताइए जिसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इज हेल्पिंग हिज फादर अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वॉइसेस से, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस से आपका क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। बताइए जी, पहले तो आपने ये पहचानना है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है जी। तो इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा? रिवार्ड वॉज गिवन बाय हिम टू द किंग। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय अ किंग। ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय अ किंग। ही वॉज गिवन बाय द किंग अ रिवार्ड। बताइए जी इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। इसका आंसर आ जाएगा ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय अ किंग। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय अ किंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है हु गेव यू परमिशन टू एंटर। इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये येलो मार्क की लाइन इस पे क्रिएट हो गई है, ये रिमूव नहीं हो पा रही, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा? बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। बाय हुम गिवन यू परमिशन टू एंटर। बाय हुम यू आर गिवन परमिशन टू एंटर। बाय हुम वाज यू गिवन परमिशन टू एंटर। मुझे लगता है ए और सी जो है ना ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन नहीं वो चेंज है, क्योंकि बाय हुम वर यू है ऊपर और यहाँ पर नीचे है बाय हुम यू वर, अलग अलग ऑप्शन। तो बताइए जी इसका आंसर कौन सा आएगा क्वेश्चन 11 का? इसका आंसर पार्ट ए आएगा, बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। परमिशन टू एंटर। ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका आंसर, पार्ट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, पार्ट नंबर फर्स्ट इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इसका आपने बताना है, इसका आपने बताना है पैसिव वॉइस। ठीक है जी। एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस बताना है। ये क्वेश्चंस में मैंने इसलिए लाए, कुछ अलग मैं लाना चाहता था इस बार। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। was what I mean understood by you. What I mean is that understood by you is what I mean understood by you. बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? is what I mean understood by you इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ये वाला पार्ट नंबर डी। ठीक है जी, पार्ट नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ये पंचुएशन से है, ये पंचुएशन से है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, या फिर ए टेल ऑफ टू सिटीज एंड नन ऑफ देम। देखिए पहले में आपको ए जो है ये कैपिटल लेटर मिलेगा, दूसरे में स्मॉल लेटर है, तीसरे में कैपिटल लेटर। आपको पता है हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो ए होता है वो कैपिटल लेटर होता है, इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब ए और सी रहता है। सी में आपका टी जो है ना, टी ये भी कैपिटल लेटर है। बीच में वर्ड अगर कोई स्पेशल चीज नहीं है तो कैपिटल लेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन 14 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी आपको पंचुएशन बतानी है कि कौन सी पंचुएशन करेक्ट है। पहले में तो फुल स्टॉप ही नहीं है। टर्न ऑफ द टेलीविजन कॉमा अर्जुन, फुल स्टॉप ही नहीं है, इसको पहले रिजेक्ट कर दो, उड़ा दो इसको। टर्न ऑफ द टेलीविजन कॉमा अर्जुन, टर्न ऑफ द टेलीविजन कॉमा अर्जुन, कॉमा नहीं है यहाँ पर। देखिए तीसरे में कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा होना जरूरी था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि आप जिसको बोल रहे हो, जिसको बोल रहे हो उसको भी तो मतलब अलग करना है ना आपको, तो यहाँ पर कॉमा आता है। क्वेश्चन 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी? इसमें भी आपने बताना है मैक इज योर ब्रदर कॉमा इजंट ही, मैक इज योर ब्रदर इजंट ही, मैक इज योर ब्रदर इजंट ही, या फिर नन ऑफ देम। इसमें से आप देखिए पहले जो सी ऑप्शन है इसमें मैक का एम जो है, एम जो है इसका एम स्मॉल लेटर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। डी नन ऑफ देम अगर कोई ना हुआ तो फिर डी पर आएंगे, है ना। क्वेश्चन 15 का ए देखिए आप, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कॉमा है ब्रदर के बाद, और बी में कॉमा नहीं है तो बी वाला ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 16, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आफ्टर गेटिंग सर सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, रघु गॉट डाउन टू द बिजनेस। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, गॉट डाउन टू द बिजनेस, ठीक है, ये है आपका इडियम। तो गॉट डाउन टू द बिजनेस का क्या मतलब होता है अगर हम इडियम और फ्रेजेस के अंदर देखेंगे? ज्वाइंड हिज फादर्स बिजनेस, बिगेन टू वर्क सीरियसली, बिकम बिजनेस लाइक, या फिर स्टार्टेड अ बिजनेस। बताइए जी, तो इसका क्या आएगा? बिगेन टू वर्क सीरियसली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एक ईडियम है आपके पास, अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव इसका मतलब क्या होता है? क्लोज शेव का मतलब क्या होता है अगर एज एन ईडियम इसको हम देखें? स्टबल, हेयरलेस स्किन, वेरी शॉर्ट हेयर, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है एज एन ईडियम अगर हम देखेंगे? तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब होता है? ए मिजर, अ क्लोज फ्रेंड, अ कवर्डली पर्सन, अ पावरफुल पर्सन। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा अ मिजर। अ मिजर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ कमेंट सेक्शन को भरते चलिए, है ना। कम से कम इतनी मेहनत लग रही है मुझे, आपको पता है स्लाइड बनाते बनाते मुझे लगता है 4-5 घंटे लगे, और मुझे आंखों में दर्द होने लगा था एक टाइम पे जब स्लाइड बना रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूंगा आज क्लास। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप भी सपोर्ट दिखाया कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल्स भरने बेटा। आई वॉज इन डैश स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ डैश आवर। द एंड ए आएगा, ए एंड नो आर्टिकल आएगा, ए एंड एन आएगा, या फिर नो आर्टिकल और एन आएगा। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? ए और एन। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है जी, तो आंसर इसका क्या आएगा? पार्ट सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोइम इन डैश ऑनर ऑफ डैश। ये मिनिस्टर प्राइम नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम को पहले कर लेना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, अब क्या आएगा? द ए एन अ, या ए द, या फिर नो आर्टिकल ए एन द, या फिर द ए द। बताइए जी, इसका आंसर क्या है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा टाइम भी दूंगा आपको मैं। इसका आंसर आ जाएगा द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? दे वांटेड टू हेयर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। ये आर्टिकल्स हैं बेटा, ये लास्ट आर्टिकल है। दे वांटेड टू हेयर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड द या नो आर्टिकल? द एंड ऑफ द स्टोरी, ये तो मतलब ऑब्वियस है, नॉर्मल है, ये सभी मतलब सब लोगों ने देखा होगा, ये मतलब नॉर्मली यूज भी करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ फॉर विद एट या टू। इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉर कफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23, ही गेव अ टॉक डैश द अक्यूज्ड ऑफ डेंगू फीवर। ऑफ, ऑन, फॉर या ऑफ? बताइए जी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा?
इसका आंसर आएगा ऑन, ही गेव अ टॉक ऑन द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है जी, बी पार्ट इसका आंसर है। यू कैन सी द डॉक्टर डैश AM एंड 12 नून, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून। बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा, एट, इन, बिटवीन या ऑन। एट, इन, बिटवीन या ऑन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन AM एंड 12 नून। ठीक है, बिटवीन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब मैंने आज ना थोड़ा सा चेंज किया है। आपने देखा होगा आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में ना थोड़ा सा सिलेबस में उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि मतलब बेसिक्स ऑफ ग्रामर, उन्होंने ऊपर से एक टॉपिक भी दिया हुआ कि जनरल ग्रामर हम कह सकते हैं उसको, है ना, उसमें से भी आपको कुछ पूछा जा सकता है। तो मैंने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने जो टॉपिक्स मतलब मेंशन्ड है उनके अलावा दो क्वेश्चन मैंने बाहर से स्पॉटिंग एरर करके मैंने डाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सरप्राइज वगैरह मत होना। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, इसमें से एरर निकालना बेटा कि किस वाले पार्ट में एरर है। जो आई वुड ऑलवेज है ये ए पार्ट है, चेरिश द फॉन्ड है ये बी पार्ट है, मेमोरीज ऑफ ये सी पार्ट है, अवर एसोसिएशन ये डी पार्ट है। अब जिन चारों में से किस पार्ट में एरर है वो हमने स्पॉटिफाई करना है। तो क्वेश्चन 25 में आ जाता है हमारे पास, आई वुड ऑलवेज चेरिश्ड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अवर एसोसिएशन। आई वुड ऑलवेज तो ठीक है, मुझे लगता है चेरिश द फॉन्ड जो है ना इसमें इसमें गड़बड़ है, चेरिश द फॉन्ड में गड़बड़ है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चेरिश द फॉन्ड, पार्ट बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। तो इसमें भी जो यू स्टे है इसमें इसमें गड़बड़ है, इस वाले पार्ट में गड़बड़ है, इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। ये वर्ब से लाए हैं मैंने, दो क्वेश्चन वर्ब से हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन वर्ब से हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन है, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्वियसली एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को वर्ब कहते हैं। ये बिल्कुल इजी है, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट बी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, चूज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, देखो बेटा दो तरीके से वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ड में हमेशा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सॉरी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ही होता है, बस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब है बेक्ड, है ना, मेन वर्ब क्या है, बेक्ड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी बेक्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब इसमें से बेक्ड बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे ऑब्जेक्ट भी है। जब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा आगे, या फिर प्रेडिकेट नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और आगे प्रेडिकेट अगर होता है, प्रेडिकेट होता है उसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। तो इसमें जो बेक्ड है वो मेन वर्ब है और वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट सी बेक्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अब आ गया जी आपका स्पेलिंग टेस्ट। बताइए जी, वैक्सीनेशन की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। VACCINATION, इतना मुझे पता है तो मैंने खुद से ही बोल दिया, अपने आप को भी टेस्ट कर दिया वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो पार्ट भी इसका आंसर है। स्क्रैप्टोरियम, स्क्रैप्टोरियम की स्पेलिंग क्या है सही, स्क्रिप्टोरियम है, स्क्रैप्टोरियम है, स्क्रीटोरियम है, या फिर स्क्रिप्टोरियम है, बताइए जी कौन सा है, कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर बेसिकली स्क्रिप्टोरियम है, SCRIPTORIUM, स्क्रिप्टोरियम, पार्ट बी इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट बी इसका आंसर है। ये जो करेक्ट लिखा हुआ है नीचे इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये जो नीचे करेक्ट लिखा हुआ है, पार्ट डी को इग्नोर कर देना, वो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। अब आ जाता है आपका करंट अफेयर। अब पता चलेगा कितने दूध में है और कितने पानी में है। ठीक है जी। रिसेंटली विच बैंक हैज रिलीज द CRISIL स्टडी रिपोर्ट नेम प्रभव। बताइए जी। CRISIL स्टडी रिपोर्ट जिसका नेम प्रभव है, किस बैंक ने रिलीज की है? SIDBI सिडबी ने, नाबार्ड ने, HDFC ने, SBI ने? ये सिडबी ने किया है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है जी? सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और यही इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडिया फर्स्ट जनरेशन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया की किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में इनाग्रेट हुआ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Which institute recently developed a method to extract valuable components from bauxite residue, promoting sustainability and circular economy? IIT Madras, IIT कानपुर, बॉम्बे, IIT बॉम्बे या फिर IIT रूर्क? तो बताइए जी इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। Who has been appointed as the new chairman of प्रसार भारती? प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? प्रसार भारती क्या है बेटा? प्रसार भारती ये कोई चीज है या फिर आप कह सकते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं जो रिलेटेड है किसके? ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड है। ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड है। ठीक है जी। ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? गौरव द्विवेदी, नवनीत कुमार सेगल या फिर शशि शेखर वेमपति या जगत सिंह चौहान? बताइए जी। आंसर इसका आ जाएगा नवनीत कुमार सेगल। नवनीत कुमार सेगल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। बड़ी स्पीड में जा रहे हैं आज हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभी रिसेंटली किसको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल? DG NIA कौन है? कुलदीप सिंह, कालीराज, महेश कुमार, RS कृष्णिया, सदानंद वसंत दत्ते? बताइए जी आंसर क्या है इसका? इसका आंसर आ जाएगा सदानंद वसंत दत्ते या डेट, कुछ भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी। क्वेश्चन में 36, वन इज द वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व? दालों का दिन कब है जी? बताइए कौन कौन दाल खाता है वो कमेंट में बताइए, और कितनी दबा के खाता है वो भी बताइए। तो वर्ल्ड पल्सिस डे कब होता है? 10 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी? अब हम फरवरी के महीने में ही चल रहे हैं और 8-9 हमारी डेट भी है। तो अगर फिर भी आपको नहीं आता तो कल फिर आप क्या कीजिए, आज अगर 9 है तो कल फिर आप दालों का दिन बना लीजिए, कल दाल खाइए दबा के। ठीक है, क्योंकि 10 फरवरी को होता है ये वर्ल्ड पल्सिस डे। ये जो बेटा जो रिसेंट मंथ्स होते हैं ना एग्जाम के, उनके जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको उनको पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने ये लाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन आएगा इसमें। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट 2024 में कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? न्यू दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ? बताइए जी। आंसर इसका क्या आ जाएगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये हुआ था। ठीक है। न्यू दिल्ली में ये हुआ था। Which day is celebrated as International Day for Elimination of Racial Discrimination every year? Elimination of Racial Discrimination इंटरनेशनली किस दिन को मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च? बेटा जो एग्जाम के आने वाले 1-2 महीने होते हैं और गुजरे हुए 2-4 महीने होते हैं, उनके जो डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो भी आपने कर लेने, मतलब जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 38 का आंसर क्या आ जाएगा?
21 मार्च, 21 मार्च को ग्लोबल डिस्क्रिमिनेशन डे को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2024 इवेंट? 2024 का जो इवेंट है WTM, उस मतलब WTM जो 2024 में हुआ था, उसको किस सिटी ने होस्ट किया था? पेरिस, न्यू दिल्ली, दुबई या लंदन? ये काइंड ऑफ इंटरनेशनल करंट अफेयर है आपका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लंदन। लंदन ने इसको होस्ट किया था। वेयर वॉज द 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस हेल्ड? इंडियन रोड्स कांग्रेस कहाँ हेल्ड हुआ था? 83rd सेशन जो इंडियन रोड्स कांग्रेस का था, वो कहाँ हुआ था? रायपुर, भोपाल, जयपुर या वाराणसी? तो आंसर किसका आ जाएगा? क्या? रायपुर। रायपुर कहां पर है ये मुझे बताइए बेटा, ये इंडिया की कौन सी जगह है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किस स्टेट में है, इतना बता दीजिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रिसेंटली द थर्ड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन वाज हेल्ड एट विच इंस्टीट्यूट? हमारा संविधान हमारा सम्मान जो इवेंट है, रीजनल इवेंट है, किसी एक रीजन में, इंडिया के किसी एक रीजन में हुआ था। ठीक है, ये किस इंस्टीट्यूट ने इसको मतलब स्टार्ट की थी इसकी कैंपेन? IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT रूर्क? बताइए जी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? IIT गुवाहाटी। ठीक है, क्वेश्चन 42, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस एवरी ईयर? महापरिनिर्वाण दिवस कब बनाया जाता है हर साल? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या यहां पर लिख दो आप 8 दिसंबर? बताइए जी, कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, और महापरिनिर्वाण दिवस जो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में मनाया जाता है। ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है जी, मतलब उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच मिनिस्ट्री इज द होस्ट ऑफ विरासत? विच मिनिस्ट्री इज द होस्ट ऑफ, सॉरी, नया नया बना रहा हूं ना ऐसे वीडियो, तो थोड़ा सा ग्लिचेस आ सकते हैं ना, उसको इग्नोर करना है, नथिंग स्पेशल और काइंड ऑफ टू बी टेकन इनटू काइंड कंसिडरेशन, राइट? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, विच मिनिस्ट्री इज द होस्ट ऑफ विरासत साड़ी फेस्टिवल 2024? बताइए जी, किस मिनिस्ट्री ने इसको होस्ट किया था, विरासत साड़ी फेस्टिवल 2024? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज माइनॉरिटी राइट्स डे? कौन सा दिन जो है माइनॉरिटी राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है? दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18 या दिसंबर 19? बताइए जी, आंसर आ जाएगा इसका दिसंबर 18। ठीक है जी, 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को क्या किया जाता है? माइनॉरिटी राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। यार एनर्जी भी अब थोड़ी डेड होने लगी है मेरी, निकल रहा हूं अब। चलिए, सेला टनल बड़ी इंपॉर्टेंट टनल है, अभी न्यूज में भी थी दिसंबर के टाइम में। ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेला टनल किस स्टेट में लोकेटेड है? असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? आपको पता है बेटा, सेला टनल जो है ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है 13,000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल, बाई लेन, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है जी, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन? किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली गर्ल, सॉरी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी
गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जो है उसको लॉन्च किया, उसका नया एडिशन लॉन्च किया, DRDO, ISRO, NTPC, BHEL। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा NTPC। ठीक है जी। ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी। ठीक है जी, इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास आ जाता है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट? मतलब लेबरर्स के लिए मतलब एक तरीके का रिलीफ। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO। ठीक है जी। तो ये किस सॉरी कौन सी कंट्री एशिया की फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने रेटिफाई किया ILO कन्वेंशन को, कि जो वर्क प्लेस पे वायलेंस होता है या हरासमेंट होती है वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ, उसको काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि खत्म किया जाना चाहिए, है ना, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, फिर उसके मतलब लेबर्स के सपोर्ट में खड़ा हुआ। कौन सी कंट्री है वो? एशिया की फर्स्ट कंट्री है ऐसी। म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, या लाओस है? बताइए जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? फिलीपाइंस। ठीक है। Which of the following recently introduced a 5-year multiple entry visa for Indian tourists to enhance travel and economic ties? वैसे मैं आपको उर्दू में क्वेश्चन क्यों समझाता हूँ? एग्जाम में आपको उर्दू में कौन क्वेश्चन समझाएगा? आपको तो खुद समझना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, टाइम भी लग रहा है ज्यादा। ओमान, ओनाम नहीं है बेटा, ये ओमान है, इसको ओमान कर देना, ये गलत लिखा गया। ओमान, दुबई, पेरिस या इराक? बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा इसका? दुबई। दुबई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। विच कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बाय साइनिंग द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024? रशिया, मोल्डोवा, यूक्रेन या कीनिया? बताइए जी, कौन सी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है ISA फ्रेमवर्क को साइन करके दिसंबर 2024 में? आंसर इसका आ जाएगा मोल्डोवा। अब मोल्डोवा कौन सी कंट्री है? एशियन कंट्री है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन। या ऑस्ट्रेलियन कंट्री है? ठीक है जी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन 50 आ जाता है। विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड एज ए पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक ब्लॉक इन जनवरी 2025? कौन सी कंट्री को पार्टनर कंट्री बनाया गया है ब्रिक ब्लॉक जनवरी 2025 का? ईरान, वियतनाम, टर्की या नाइजीरिया? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नाइजीरिया। ब्रिक क्या है बेटा? ब्रिक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कितनी कंट्रीज है इसमें, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी, ब्रिक्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो हम ब्रिक ईंट को कहते हैं, अब ईंट ईंटें नहीं लिख देना मेरे कमेंट सेक्शन में, मैंने को मकान नहीं बनाने लोगों के। इसका परफेक्ट आंसर देना, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, वो अजीब अजीब हरकतें करने पे आ जाते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट step by framing detailed rules for the registration of marriages under the Anand Marriage Act. This act provides statutory recognition to the marriage rituals of, बताइए जी, ये जो आनंद मैरिज एक्ट है ये किस रिलीजन के साथ कनेक्टेड है? जम्मू एंड कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स भी लिए हैं जो कि डिमांड भी थी। ठीक है जी। तो ये किस रिलीजन के राइट्स एंड रिचुअल्स के साथ कनेक्टेड है? सिख, हिंदूज, मुस्लिम्स या बुद्धिस्ट? आंसर आ जाएगा सिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में? इंडियन आर्मी ने,
जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सीआरपीएफ ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द थीम ऑफ वाटरशेड यात्रा लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर वाटर कंजर्वेशन? जम्मू एंड कश्मीर की जो वाटरशेड यात्रा है उसका थीम क्या था? ठीक है जी। उसका जो जम्मू एंड कश्मीर वाटर कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन वाले हैं, उन्होंने ये यात्रा जो है इसको लॉन्च किया था। इसकी थीम क्या थी? देश की सफलता, शुद्ध जल, जल लाए धन धान्य, या फिर हर घर जल, या जल यात्रा हमारा सम्मान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल लाए धन धान्या। ठीक है जी, धन धान्या। अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो आपकी मर्जी है। राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन ये किस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना? इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक डे का, योगा डे का, यूनिटी डे का? बताइए जी। ये रिपब्लिक डे का बना पार्ट, हिस्सा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 क्या है? Which telecom operator became the first private company to provide mobile services in select border villages of जम्मू एंड कश्मीर? बताइए जी। कौन सी टेलीकॉम सर्विस है जिसने मतलब बॉर्डर एरिया जो था, बॉर्डर एरिया विलेजेस जो थे उनमें अपनी सर्विसेज पहुंचाई? जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल या एयरटेल? तो आंसर क्या है इसका? एयरटेल। एयरटेल बड़ी तेजी से बढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा जियो ने मार दिए। अभी चल रहा है कंपटीशन। वैसे कंपटीशन तो दो में होना चाहिए, तभी कोई एक सस्ता रिचार्ज देगा, वरना ये तो दोनों ही बेड़ा अगर कोई एक आगे निकल गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आवाम का। कंपटीशन इज मस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस? याद रखना, अब आ गया है आपका कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर का सेक्शन आ गया है। सीपीयू, मॉडम, आई हब या डेटा बसेस? कौन सा डिवाइस है जो डाटा डेटा को ट्रांसमिट करता है कम्युनिकेशन लाइंस में? बताइए जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा मॉडम। मॉडम, आपके घर में वाईफाई भी लगा होता है, उसमें मॉडम लगा होता है ना? क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म यूआरएल? जो आप यूआरएल आपको बोलते हैं कई कंपनी वाले कि आप यूआरएल यूआरएल डालिए फला फला वेबसाइट का, या फिर फला मतलब अपनी लिंक का किसी का यूआरएल डालिए, तो उस यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर, अनइंटरप्टेड रिकवरी लोकेटर। बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज? पावर पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए, वो क्या है? टेक्स्ट होल्डर है, प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट बॉक्स है, या ऑटो लेआउट है? बताइए जी। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59, 20 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए हमारे। क्वेश्चन 59, कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड शो? कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड शो कौन सी की है? F5, CTRL+S, या फिर S या F9? बताइए। आंसर आ जाएगा F5। पार्ट नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? QNX, VX वर्क्स, RTL लिनक्स, या पाम OS? बताइए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है इनमें से? आंसर आएगा पाम OS। ठीक है जी, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कंप्यूटर? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कंप्यूटर की पहली एग्जांपल कौन सी है इनमें से? बताइए। डिफरेंशियल एनालाइजर, टॉप डो डेटा कंप्यूटर, Z2 या जैकवार्ट लूम? बताइए जी। आंसर इसका आ जाएगा Z2। Z2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बस? बस कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड मदरबोर्ड, बस कनेक्टिंग CPU एंड मेमोरी, बस कनेक्टिंग मेमोरी एंड मॉनिटर, बस कनेक्टिंग हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर? बताइए जी। आंसर इसका आ जाएगा बस कनेक्टिंग सीपीयू एंड मेमोरी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बोथ
एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है, मतलब इनपुट काम भी करता है, आउटपुट मतलब वो कंप्यूटर में डेटा डालने की सर्विस भी देता है और कंप्यूटर से डेटा निकालने की सर्विस भी हमें देता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, ठीक है जी। ये सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? एसएमपीएस की क्या फुल फॉर्म है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विचिंग मैनुअल पावर सप्लाई, स्विच्ड मेंटेनेंस पावर सप्लाई, या नन ऑफ द अबव? बताइए जी, एसएमपीएस की क्या फुल फॉर्म है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर 3D पोजिशनिंग एंड मॉडलिंग, एनिमेशन एंड अदर एप्लीकेशन? बताइए जी, 3D मॉडल, सॉरी 3D पोजिशनिंग एंड मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए और बाकी एप्लीकेशंस के लिए इनमें से कौन सी चीज को इस्तेमाल किया जाता है? स्पेस बॉल, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, स्पैक बॉल, या फिर ऑल ऑफ द अबव विच आर मेंशन्ड? बताइए जी, 65 का आंसर क्या आएगा? स्पेस बॉल। स्पेस बॉल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी मेमोरी? ईसीसी मेमोरी की क्या फुल फॉर्म है? एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी, या एरर क्लियरिंग कोड मेमोरी, इलेक्ट्रिक चार्ज कोड मेमोरी, या नन ऑफ द अबव? तो आंसर क्या आ जाएगा? एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी। एरर कनेक्टिंग कोड मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। वीडियो बहुत लंबी हो गई, 40 मिनट से ऊपर हो गई है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ डेटा? इनमें से कौन है जो जिसको हम सोर्स ऑफ डेटा कह सकते हैं? कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर है? तो ये सारे के सारे क्या है? सोर्स ऑफ डेटा है हमारे पास। ये सारे के सारे हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा हैं, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या आ जाता है? विच ऑफ दीज इज नोन एज द फर्स्ट सर्च इंजन? इनमें से किसको हम फर्स्ट सर्च इंजन कहते हैं? आर्के, वेस, गॉफर, या गूगल? तो आंसर इसका इसका तो सबको ही पता है, फर्स्ट सर्च इंजन आर्का ही था। आर्का या आर्के ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 69, विच मेन्यू इन एमएस वर्ड कंटेन्स द रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन किस मेनू में होता है एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं? व्यू वाले मेनू में होता है, एडिट वाले में, इंसर्ट वाले में, रिव्यू वाले में? बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा? रिव्यू। रिव्यू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट रेफर्ड एज प्लास्टिक मनी? इनमें से किसको प्लास्टिक मनी नहीं कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, या 1 रुपी नोट? ऑब्वियसली क्रेडिट, डेबिट और स्मार्ट कार्ड जब हैं तो तीनों प्लास्टिक के ही बने होते हैं, तो ये तीनों इसके आंसर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। अब आ जाता है आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो पहला है इसको मैंने किया है रिपीट, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बच्चे स्किप करते हैं लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है जी। अ रिट इशूड विद ए व्यू टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ सिविल ऑफिस टू विच ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू। एक बंदा जबरदस्ती किसी ऑफिस में बैठकर काम करने लगता है। मान लीजिए एक हमारा तहसीलदार साहब का ऑफिस है, ठीक है जी। उसमें एक चपरासी है, एक तहसीलदार साहब खुद है। तहसीलदार साहब छुट्टी पर हैं, आए नहीं है ऑफिस में। चपरासी उठता है, तहसीलदार साहब की कुर्सी में बैठकर तहसीलदार साहब की मोहर पकड़ के काम करने लगता है, लोगों को ठप्पे लगा के देने लगता है, पैसे लेने लगता है, ठीक है। इलीगली ऑफिस ऑन कर लेता है, ठीक है जी। एक सिविल ऑफिस ऑन कर लेता है, तो उसके खिलाफ जो है कौन सी रिट आएगी? मैंडेमस आएगी, सर्च्योररी आएगी, कोवारंटी आएगी, या प्रोहिबिशन आएगी? तो आंसर क्या आएगा? कोवारंटो की रिट उसके खिलाफ इशू की जाएगी कि भैया ऑफिस छोड़ दे, इसके ऊपर तेरा कोई हक नहीं है। दायरा इख्तियार और समात मींस, दायरा इख्तियार या समात का क्या मतलब होता है? जुरिस्डिक्शन, मोमेंट, मेमोरेंडम, या अपग्रेडिंग? बताइए जी, दायरा इख्तियार का क्या मतलब होता है इनमें से? दायरा इख्तियार, जुरिस्डिक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। इजरा मींस, इजरा का क्या मतलब होता है जी? रेमिशन, एग्जीक्यूशन, डिमांड, या डावर? इजरा किसको कहते हैं बेटा?
ये एग्जीक्यूशन को कहते हैं, किसी भी ऑर्डर या किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, कोर्ट के किसी ऑर्डर या फिर कोर्ट के किसी डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं, हम इजरा कहते हैं। ठीक है जी। डैश इज द मीनिंग ऑफ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड को उर्दू में हम क्या कहते हैं, बस सीधा सीधा मसला है, अभी मीनिंग शीनिंग को छोड़िए आप। बेल बॉन्ड को उर्दू में क्या कहा जाता है, बयान हल्फी, तरमीम, जिमनियम, मचल का जमानती। तो बेल बॉन्ड को जमानत, जब बेल जमानत है तो यहाँ जमानती लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बेल बॉन्ड मचल का जमानती होगा, तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। पार्ट फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं ना। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा पार्ट है जो जो पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 या पार्ट 4? तो आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 5। पार्ट 5 और चैप्टर 6। ठीक है जी, चैप्टर 6, पार्ट 5 और चैप्टर 6 ये डील करता है पावर्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 76, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके कह सकते हैं हम, उसके अंडर, ठीक है जी, उसके अंडर फाइनेंशियल मैटर्स को कौन देखता है कोर्ट? नाजिर देखता है, स्टेनोग्राफर देखता है, अहलमत देखता है, या फिर प्रोसेस सर्वर देखता है? बताइए जी, आंसर क्या आ जाएगा? नाजिर। नाजिर जी हमारे देखते हैं फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है जी, लोअर कोर्ट में। लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए। डैश मीन्स द पर्सन विल बी केप्ट इन प्रिजन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर जब किसी बंदे को कस्टडी में रखा जाता है, मैंने आपको आंसर भी लगभग बता दिया, कस्टडी में रखा जाता है या प्रिजन में रखा जाता है, उसको जेल नहीं हुई होती है, लेकिन उसको जेल नहीं हुई होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उसको सलाखों के पीछे बंद रखा जाता है, किसी, या तो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इंक्वायरी चल रही होती है, तो उस मसले में रखा जा सकता है। ठीक है जी, कोई क्रिमिनल मैटर में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कस्टडी में रखना कहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रखना कहते हैं, पैरोल कहते हैं, या फिर बोथ 1 and 2 कहते हैं। पैरोल तो हो गया मतलब ये तो हो गया छूट, जेल से थोड़ी देर के लिए छोड़ना, मतलब एक स्मॉल टर्म ऑफ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक कन्विक्टेड पर्सन को छोड़ना। कन्विक्टेड कौन होता है? जो मुजरिम साबित हुआ होता है, जिसको सजा हो गई होती है, उसको पैरोल कहते हैं ना। तो जुडिशियल कस्टडी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, डैश इज द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग, कंस्पायरिंग और इंटेंशनली हेल्पिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। किसी को उकसाना क्या कहते हैं हम? अबेटमेंट कहते हैं, सेडिशन कहते हैं, कंस्पिरेसी कहते हैं, फेवर कहते हैं। तो इसको हम अबेटमेंट कहते हैं, मतलब किसी को मतलब वो कहते हैं ना, पंप देना किसी को, हम अपनी जबान में कहते हैं मैंने उसको पंप दिया तो उसने उससे लड़ाई कर दी है ना। वो जो किसी को पंप देते हैं ना लड़ाई करने के लिए, तो वो पंप करना किसी को, उसको अबेटमेंट कहते हैं। उकसाना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना। ठीक है, दिस इज अबेटमेंट। ठीक है जी, दिस इज अबेटमेंट। लास्ट 2 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80, ये हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट खत्म। Dash is a suit in which the real dispute is between the defendants only, and the defendant plead against each other instead of pleading against the plaintiff in an ordinary suit. देखिए आपको समझ नहीं आएगा, जैसे मैं समझा देता हूँ। ये 2 डिफेंडेंट हैं, ये प्लेंटिफ है, इस प्लेंटिफ ने इन दोनों के खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, प्लेंटिफ ने इन दोनों के खिलाफ केस कर दिया। मान लीजिए प्लेंटिफ ने इनसे 20 लाख रुपए लेने थे, उनको कहा कि भैया आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, 10-10 लाख दोनों दे दो, जो भी करके दे दो आप मेरे पैसे। ये मान लीजिए सी है, ये डी है, ये ए है। सी डी से कहता है कि भैया तेरे से मैंने 15 लाख रुपए लेने हैं, तू एक काम कर, 10 लाख मेरे और 10 लाख अपने इसको दे दे, और 5 लाख मुझे भी वापस दे दे। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं दूंगा नहीं, बेईमानी करने लगता है। तो सी उठ के डी के खिलाफ केस कर देता है। तो ये जो डिफेंडेंट किसी केस में एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरप्लीडर सूट कहते हैं, इसको इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 79 में क्या आ जाएगा आंसर? इंटरप्लीडर सूट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंटर सूट तो कुछ होता नहीं है, प्लीडर सूट क्या ही कहूं मैं इसको, ये तो कुछ
नेक्स्ट लेवल का ऑप्शन है प्रॉक्सी इंटरप्रेटर सूट। ये तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है होना, क्योंकि ये थर्ड फोर्थ पार्टी पे चला जाता है। द रिटन ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट टू अनदर कोर्ट टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ ए जजमेंट डेब्टर इज कॉल्ड। जजमेंट डेब्टर कौन होता है बेटा? जिसके खिलाफ जजमेंट आई होती है। मान लीजिए ए ने केस किया कोर्ट में, ठीक है जी, ए ने कोर्ट में केस किया बी के खिलाफ, ठीक है, और कोर्ट ने भी बी के खिलाफ फैसला दे दिया, बी बन गया जजमेंट डेटर। क्या बन गया? जजमेंट डेटर बन गया बी, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर कोई रिटन ऑर्डर आता है कोर्ट का, ठीक है जी, जिसमें एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ये कहता है कि आप जजमेंट डेटर की क्या कीजिए, प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए, ठीक है जी, प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए जजमेंट डेटर की, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंपनसेशन, एग्जेम्पशन, पार्टीशन या प्रिसेप्ट्स। तो जो सॉरी प्रोसेस नहीं, उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? वो जो रिटन ऑर्डर इशू करता है एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रिसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्रिसेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। अगर इसमें किसी के मार्क्स कम आए, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जाम सिर पर है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बच्चे थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं, फिर सिर तो दुखाने लगते हैं, अपना रोने लगते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बाकी मैं इसका आंसर की है वो मैं नहीं डालूंगा ऑब्वियसली। अगर वो डालूंगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ, अगर किसी को आंसर की चाहिए तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। आप यकीन कीजिए, सच में सच कह रहा हूँ, 7 से 8 घंटे लगते हैं मुझे ये मॉक टेस्ट, मतलब जो होल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है इसकी स्लाइड बनाते, कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं मुझे, एंड दिस इज नॉट अ जोक। तो आंसर की तो मैं फ्री मुफ्त में नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब जिसको आंसर की चाहिए तो उसके लिए फिर मैं उसको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसको 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे जिसको आंसर की चाहिए, 20 रुपीज, ठीक है। ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि 20 रुपीज पे करने से अच्छा है आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो, है ना। उससे थोड़ा हमें भी एंडोर्समेंट मिल जाएगी और आपको भी। वरना छोड़िए, नहीं, मैं 20 रुपए की भी नहीं बेचूंगा, रहने दीजिए इसको। इस ऑफर को छोड़िए आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर इसके आंसर्स देख सकते हैं, आंसर की नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो बाकी अगर किसी कंपोनेंट में कोई डाउट वगैरह हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप भी बना दिया, आप वहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जगह आप समझ लीजिए, व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने कुछ बच्चों को दे रखा है, अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप नंबर भी ले सकता है। कमेंट सेक्शन में भी अगर बोलेंगे तो मैं वहाँ भी नंबर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम सेइंग वेरी अमिकेबली कि थोड़ा सा आपने क्या रहना है, हम्बल रहना है आपने, मतलब थोड़ा सा फंबल नहीं हो जाना है ना। तो हम्बली आपने पूरा एग्जामिनेशन जो है ना उसको लेकर चलना है, उसमें आपने अच्छा करना है। बाकी अगर आपको नंबर मेरा चाहिए होगा, किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मेरी कमेंट सेक्शन में भी मुझसे मांग सकता है अगर हेल्प चाहिए तो, है ना। तो वरना ऐसे हवा में नंबर नहीं लेना, मतलब हवा में नंबर चाहिए तो फिर नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ना काम रखना है। लोग आपको बड़ी चीज़ें बोलेंगे कि सर नहीं, आप किस लिए मेहनत कर रहे हो, वो सीट्स बिक गई हैं, ये है वो है, घोटाला हो जाएगा। बेटा घोटाला है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक नेशन, हम घोटाले के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। और हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम घोटाले के खिलाफ अच्छी आवाज़ उठा सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई साथ लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी की मत सुनना, क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक है। लोगों की सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बेड़ा गर्क कर दोगे अपना, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।